चलो इधर समझे। देखो भाई, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस। सीधी सी बात है, ये ऐसे चल रहे होंगे तभी कहीं जाके कोलाइड करेंगे। अगर मान लो एक इधर चल रहा होगा, एक इधर चल रहा होगा, तब तो कोलाइड नहीं कर पाएंगे ना। यस सर। तो जो एक्स एक्सिस के अलोंग चल रहा है उसकी वेलोसिटी और मास बताओ। m और 2v। m और 2v, और उसका 2m और v। 2m और v। यस सर। कोलिजन है इन इलास्टिक, तो हम क्या Yes, करते हैं, मोमेंटम कंजर्वेशन तो लगा ही सकते हैं हर जगह। तो इसका मोमेंटम आएगा इसका 2mv और माइनस का आई कैप, और इसका आएगा 2mb माइनस का जे कैप। तो हमारे पास कोलिजन बोल रखा है कंप्लीटली इन इलास्टिक। तो ऑब्वियसली बाद में जो मास हो जाएगा वो m और 2m यानी 3m और u वेलोसिटी मान ली कंबाइन मास की, क्योंकि इनइलास्टिक कोलिजन है तो पार्टिकल जुड़ के एक हो जाएंगे। यस सर। और ये आएगा 2mb आई कैप और 2mb जे कैप। m m m कैंसिल, तो u आ गया माइनस का 2/3v आई कैप प्लस जे कैप। बोलो। यस सर। यानी इसका ये मैग्नीट्यूड आ गया 2/3v और इसका ये 1 + 1, तो ये मैग्नीट्यूड आ गया 2/3v और √2। अब मुझे ये बताओ पूछा क्या गया। सर परसेंटेज लॉस इन एनर्जी। हाँ, तो ध्यान दीजिए, परसेंटेज लॉस का मतलब है पहले कितनी काइनेटिक एनर्जी, तो पहले काइनेटिक एनर्जी होगी m और 2v का स्क्वायर प्लस दूसरे पार्टिकल का 1/2 2m और v स्क्वायर माइनस, ये तो हो गया कोलिजन से पहले का टोटल एनर्जी, माइनस 1/2 टोटल मास 3m बाद में, और वेलोसिटी ये आई आपके पास ये u स्क्वायर। तो ये आएगा 1/2 m4v स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू 2mv स्क्वायर और माइनस का 3/2 m, u की जगह ये लगाओ तो ये आ जाएगा 4/9 v स्क्वायर और ये 2। सॉल्व कर लोगे? अरे बोलो, आवाज आ रही है नहीं? यस सर। तो जवाब तक बोलते तक नहीं, एक तो सवाल पूछ रहे हो बोलते तक नहीं। पता नहीं, जहां बोलने की जरूरत है वहां नहीं बोलोगे, जहां ना बोलने की जरूरत है वहां बोलो। क्यों वृंदा? अब आगे करना अपने आप, परसेंटेज लॉस निकाल सकते हो। परसेंटेज लॉस निकालो। मतलब ये लॉस आ गया, और परसेंटेज का मतलब होता है ये लॉस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल।
ये यहाँ तक लिख लिए तुम लोग सभी? सर एक वो फॉर्मूला बताया था ना आपने, हाफ m1 m2 बाय m1 प्लस m2 फिर u1 माइनस u1 का होल स्क्वायर। वो था जब जब वन डायमेंशन में कोलिजन होगी, ये वन डायमेंशन में नहीं है। सर था तो वो परफेक्टली इनइलास्टिक के लिए ही। जो मैंने कहा तुम उस बात को पकड़ पा रहे हो? मैंने कहा वो कोलिजन वन डायमेंशन में है और ये कोलिजन वन डायमेंशन में है, यस और नो, ये बताओ। नो सर। फिर और अभी जब मैं पूछ रहा था तो मैं सुनाई आ रही थी? नहीं आ रही थी सर, डिस्कनेक्ट हो गया। चलो अब ये निकालो। अब इसमें जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है वो आपकी ये है, डेल्टा के को इससे निकाल डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाए। कीजिए, करके दिखाओ। अच्छा इसको, अच्छा क्वेश्चन है ये जेई मेंस में पूछा गया है। बताइए करके कितना आ रहा है? सर 66% आ रहा है। देखो और क्या आ रहा है, पता करते हैं। हाँ भाई, कहिए बाकी के। हुआ है नहीं? बताइए औरों का आया नहीं? अरे हुआ है नहीं? सारा हो गया? यस सर। तो बोलते क्यों नहीं? सर मैं कंफर्म कर रही थी अभी। चलो अपने घर बैठे करना, अब तो हो तो जाएगा ही। देखो वो चैप्टर आपका फिनिश हो गया। अब उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमने नहीं किया, वो सब कर लिया है। सर ग्रेविटेशन स्टार्ट करेंगे आज। बताओ क्या है अगला चैप्टर का नाम? ग्रेविटेशन ही है। यस सर।
चलो लिखो, ग्रेविटेशन ही शुरू करते हैं। देखो भाई, ग्रेविटेशन, देखिए ग्रेविटेशन में जो आगे हम फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि सारा काम उसमें फोर्स से रिलेटेड है, तो ये फॉर्मूले जो अक्सर आप जानते हैं वेक्टर के, वो यहाँ पर यूज होने हैं। F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। थीटा है एंगल बिटवीन F1 एंड F2। ठीक है भाई, अगर मान लीजिए थीटा 0 है, ये सब रिमाइंड करा रहा हूं, पहले बता दिया गया है, तो F हो जाएगा F1 प्लस F2, और अगर थीटा 180 है तो F आएगा F1 माइनस F2, और अगर थीटा 90 है अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। थीटा 90 है तो F आएगा स्क्वायर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। आगे समझे, थीटा 90 भी है और F1 और F2 इक्वल भी है, तो F आएगा स्क्वायर रूट 2F1, और उस समय रिजल्टेंट मिड पॉइंट से बिल्कुल उसको बाइसेक्ट करते हुए जाएगा, यानी ये आ गया रूट 2F1, ये भी F1, ये भी F1, और ये रिजल्टेंट उस समय थीटा इज इक्वल टू F1 के साथ, यानी चाहे इसके साथ क्या है या उसके साथ इक्वल एंगल बनाएगा। लिखे जल्दी, ये तो पुरानी बात है जो आपको पता भी है। यस सर। लिखिए सर। और समझे आगे, ये फॉर्मूला, ये अगर यहीं पर हम F1 और F2 इक्वल हो जाएं, तो यही F निकल के आता है F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, F2 की जगह F1 लगा दो, F1 की जगह F2 लगा दो, तो सीधा ये फॉर्मूला बन जाता है। ये उस समय है जब F1 और F2 इक्वल है और उनके बीच का एंगल ठीक है। लिख लीजिए, जल्दी आंसर लाने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे फॉर्मूले पता होना चाहिए, पता है तो जल्दी आंसर पर पहुंच जाए।
हो गया भाई? Yes, sir. Yes, sir. ये वो बेसिक बातें थी जो हम वेक्टर में पढ़ते हैं और ये डेफिनेटली कहीं ना कहीं यूज होंगी, और यूज होंगी ही होंगी, ये समझ के चलो। लिखिए भाई, सबसे पहले न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। कोई भी दो मासेस है, ये मासेस साइज में बहुत बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम सबसे पहले जब भी कोई फॉर्मूला लिखते हैं तो पॉइंट साइज के लिए लिखते हैं। ये दो हमारे पास बहुत छोटे छोटे मास हैं, इसका मास m1 और इसका मास m2, इनके बीच का डिस्टेंस है r। तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये कहता है कि m2 m1 पर या m1 m2 पर इक्वल फोर्स लगाते हैं, अप्लाई करते हैं मतलब, और वो फोर्स होता है, इस फॉर्मूले से दिया जाता है, G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। G कहलाता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू यूनिवर्स के किसी भी पॉइंट्स पर यही होती है, मतलब चेंज नहीं होती। लिखिए भाई साहब, इसकी वैल्यू यूनिवर्स के किसी भी पॉइंट पर चेंज नहीं होगी, चाहे वो पॉइंट यूनिवर्स के कहीं भी क्यों ना हो। इसीलिए इसका नाम है यूनिवर्सल, मतलब सदैव एक जैसा रहने वाला। 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और ये जो हमारा फोर्स है, ये मैग्नीट्यूड बता रहा है, डायरेक्शन नहीं बता रहा। अब डायरेक्शन क्या होगी वो हम अलग से सीखेंगे, डायरेक्शन के बारे में ढंग से सीखें और समझें। ये हमारे पास दो मास हो गए, m1 और m2। इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन ये हो गई जो आप देख रहे हैं। तो जो फोर्स की डायरेक्शन होती है वो इसी लाइन के अलोंग, जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो इसी लाइन के अलोंग होगी। लेकिन ये फोर्स ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है। अट्रैक्टिव का मतलब ये हुआ कि दोनों मासेस एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे, मतलब m2 m1 को इधर की तरफ खींचेगा और m2 m1 को इधर की तरफ खींचेगा। तो आप ये कह सकते हैं फोर्स, देखो ध्यान से सुन लें, जब ये कहा जाए कि along the line joining the two masses, यानी उन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के along। अब क्योंकि ऑलवेज अट्रैक्टिव है, तो अट्रैक्टिव का मतलब होता है अपनी तरफ खींचना। ग्रेविटेशनल फोर्स सदैव अट्रैक्टिव ही होगा, कभी रिपल्सिव नहीं। रिपल्सिव का मतलब होता है खुद से दूर भगाना।
तो इसीलिए M1 M2 को अपनी तरफ खींचेगा। तो अपनी तरफ खींचने का स्वाभाविक मीन्स है कि भाई ये थोड़ा ये कि ये इस लाइन में खींचेगा तो अपनी तरफ खींचेगा। अपनी तरफ खींचने का मतलब ये हुआ कि दोनों की लाइन, दोनों को एक लाइन से जोड़ दें, कनेक्ट कर दें, और वो उसे अपनी तरफ पकड़ के खींच रहा है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो ये दोबारा बता दो। ये फोर्स ऑलवेज अट्रैक्टिव है, कभी भी रिपल्सिव नहीं होगा। तो अट्रैक्टिव का मतलब होता है अपनी तरफ खींचना। अब अपनी तरफ खींचने का कॉमन सेंस की बात है कि आप मान लीजिए किसी को पकड़ के अपनी तरफ खींच रहे हैं, तो ऑब्वियसली जहां आप खड़े हैं और जहां जिसको आप पकड़ के खींच रहे हैं उसका हाथ आपने पकड़ के अपनी तरफ खींच लिया, तो आपको ज्वाइन करने वाली लाइन के दोनों को, आप जिसे खींच रहे हैं वो और जहां आप हैं, उन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग ही आप पकड़ के खींचेंगे। भाई ऐसा तो नहीं है कि आप खड़े हैं इधर जहां M1 है, ठीक है, और पकड़ के खींचे इधर की तरफ, ये तो कोई बात ही नहीं बनी। ये बात समझ में आई या नहीं आई? यस यस सर ये तो कॉमन Yes, सेंस sir. की बात है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ, जो हमारा ये होगा अट्रैक्शन यानी इधर की तरफ, और वैसे ही M2 M1 को अपनी तरफ खींचेगा तो वो इधर की तरफ। बातें समझ में आ रही है या नहीं? मतलब ये हुआ, जो फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है that will be always along the line joining the two masses. लिख लें आप, always मतलब acts always along the line joining two masses. ठीक है, तो ये फोर्स अगर मैं F1 कहूं M1 पर M2 के कारण, मैं F1 कहूं फोर्स ऑन F1 ड्यू टू M1, सॉरी M2 फोर्स, एक मिनट में ये गलत लिख गया, फोर्स ऑन M1 और F2 कहते हैं फोर्स ऑन M2 ड्यू टू M1। तो ये दोनों फोर्स इक्वल होंगे, होते ही इक्वल हैं, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। आप देख रहे हैं भाई M2 लेफ्ट की तरफ और M1 राइट की तरफ फोर्स लग रहा है, तो इसीलिए वेक्टर फॉर्म में इनको ऐसे लिखा जाएगा। ध्यान दीजिए, वेक्टर लगा रहे हैं ऊपर तभी माइनस लिखे तभी फायदा है। अगर ऊपर वेक्टर नहीं लगाया और माइनस लगा दिया तो उसका कोई मतलब नहीं माना जाए। यहां तक बातें क्लियर हुई है नहीं? Yes, सर sir. जो F1 फोर्स है वो M2 पे लग रहा है ना? F1 लग रहा है, साफ साफ लिखा है सारा, F1 फोर्स ऑन M1 ड्यू टू M2। सर फोर्स, फोर्स ऑन M1। हाँ यही लिखा है मैंने। तो सर कोई प्रॉब्लम बताओ। M1 के ऊपर फोर्स, सर मुझे ये नहीं समझ आ रहा, ये ऐसे आना नहीं चाहिए था कि फोर्स ऑन M2 ड्यू टू M1। M1 ही तो लगा रहा है कि नहीं? वही फोर्स कौन लगा रहा है, किस पर लगा रहा है, ये दो बातें होगी नहीं हो। यस सर। तो हमने कहा है F1 के लिए कि M1 पर लग रहा है, किसके कारण लग रहा है, M2 के कारण लग रहा है। तो अब ये बताओ, ये जो स्टेटमेंट लिखा गया है वो क्लियर है आपको या नहीं? सर पर F1 तो M1 से नहीं निकल रहा है। अरे F1 M1 से निकलना और उसके अंदर जाने से मतलब नहीं है। वो जो डायरेक्शन देख के तुम कह रहे हो कि निकलना, फोर्स निकलता थोड़ा ये कहीं से, यस सर, नहीं समझे? समझ फोर्स, गई सर। वही फोर्स कहीं से कोई निकलता नहीं है, वो लगता है। तो वो जो डायरेक्शन दिखाई गई है वो
M1 पर जिसे तुम निकलता हुआ कह रहे हो वो M1 पर लगने वाला फोर्स की डायरेक्शन दिखाई गई है जो कि M1 से M2 की तरफ लग रहा है। अब क्लियर हुआ नहीं हुआ? यस सर, हो गया। भाई आप जैसे ये पॉइंट कह लो A और B, समझ गए? सर तो हम ऐसे कह दें, एक मिनट जरा रुकना, थोड़ा और क्लियर करने के लिए हम ऐसे कह दें, सारी बातें पूछ लिया करो। तो ये कहो A से B की तरफ, कहेंगे नहीं कहेंगे? या हम ऐसे यस कह सर। दें A B डायरेक्शन में, बोलो। यस सर। और इसको हम कहें B से A की तरफ या फिर BA डायरेक्शन। बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? यस सर। कोई कंफ्यूजन हो तो तुरंत पूछ लो, क्योंकि यही गड़बड़ी होती है। जितना बेसिक फंडामेंटल क्लियर होगा न्यूमेरिकल उतना ही आसान और जल्दी, और जितना बेसिक में ही उलझ गए फिर कुछ नहीं हो सकता। पूछना है किसी को कोई बात तो पूछो, लेकिन ये फोर्स लगेगा दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग ही। जैसे मैंने अभी बताया था आपको कि ऐसा नहीं है कि M1 M2 पर फोर्स लगा रहा है और लगाए टेढ़ी डायरेक्शन में। टेढ़ी डायरेक्शन अभी मैंने बना के समझाया था आपको, समझ में आया नहीं है? कि पता लगा कि इधर फोर्स लगा रहा है, समझ में आया नहीं है? वही जिधर वो बैठा है लगाने वाला उधर ही तो बैठेगा। सर बात समझ, M2 M1 को अट्रैक्ट कर रहा है तो वो फोर्स F1 है। पहले पढ़ो ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, पढ़ो वृंदा, ये पढ़ो, इसका मतलब बताओ खाली। सर ये फोर्स M2 ने लगाया M1 पे। F1 के आगे बताओ क्या लिखा है, फोर्स ऑन M1 ड्यू टू M2। इसका मतलब क्या निकलता है? सर M1 पे लगाया M2 ने। M1 पर लगाया M2 ने, वो है F1, यही ना? सर और F2 M2 पर लगाया M1 ने, और वो है F2। अब बताओ कोई प्रॉब्लम? नो सर। किसी और बच्चे का कोई समस्या हो तो बोलो, वरना फिर आगे बढ़ें। आगे बढ़ें। यस सर। अब ध्यान दीजिए भाई, आगे 12th में हम पढ़ेंगे और भी बहुत सारे फोर्स। तो कुछ फोर्स ऐसे होते हैं जो इस बात पर डिपेंड करते हैं कि वो किस मीडियम में रखे, मासेस कहाँ रखे, किस मीडियम में रखे। मतलब मीडियम पर भी फोर्स डिपेंड करते हैं, लेकिन ये ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम पर डिपेंड नहीं करता। जब हमने ये कहा कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम पर डिपेंड नहीं करता है, तो इसका मतलब ये समझें, मान लीजिए कि दो मासेस 2 मीटर की डिस्टेंस पर एयर में रख दिए, और 2 मासेस, मतलब वही 2 मासेस, मान लीजिए हमारे पास 2 मासेस हैं, एक है 1 kg, एक है 2 kg, दोनों 2 मीटर की डिस्टेंस पर रख दिए एयर में। अब हमने उतना ही मास यानी 1 kg और 2 kg वाटर के अंदर रख दिए 2 मीटर की डिस्टेंस पर, तब भी उनके बीच में बराबर फोर्स ही लगेगा, उतना ही जितना कि एयर में रखे थे तब लग रहा था। इसका मतलब यही तो हुआ कि मीडियम के इंडिपेंडेंट हैं। बोलो। यस सर। तो लिखो भाई अगला पॉइंट, force between two masses, force between two masses force between two masses is independent of medium. ये बात क्लियर हुई या नहीं? यस सर। यस सर। आगे समझे। जैसे मान लीजिए, तीसरा पॉइंट क्लियर करते हैं।
मान लीजिए हमारे पास ये 3 मासेस है, ये M1, ये M2 और ये M3। शुरुआत में हमने क्या किया कि केवल M2 ही और M1 थे। अब M1 और M2 थे तो M2 M1 पर कोई फोर्स लगा रहा है और उतना ही M1 M2 पर लगाएगा। बोले अब हम ये तीसरा मास ले आए M3। तो ध्यान दीजिए M3 के लाने से M2 M1 पर जितना फोर्स लगा रहा था उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन M1 पर लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स चेंज हो जाएगा। मेरी बातों का मतलब समझ आया नहीं है? Yes, sir. मान लीजिए M2 M1 पर जब M3 नहीं था तो 2 न्यूटन का फोर्स लगा रहा था, तो सीधी सी बात है M1 भी M2 पर 2 न्यूटन का ही लगाएगा। Yes, sir. अब जब M3 यहाँ आपने लाके रख दिया तो वो अलग बात है कि M3 भी M1 पर फोर्स लगाने लगेगा, लेकिन M3 के यहाँ प्रेजेंट करने से जो 2 न्यूटन था उस पर ये नहीं है कि वो 2 न्यूटन 3 न्यूटन हो जाएगा या 1 न्यूटन रह जाएगा। बात समझ में आ गई नहीं आई? Yes, sir. स्टेटमेंट Yes. समझे? मतलब ये हुआ स्टेटमेंट, if 2 masses are placed and a force is acting between them, then there will be no effect on the force acting between these 2 masses if a third mass is present nearby, but the resultant force on any mass will now be different. बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? Yes, sir. मतलब वो 2 Yes, न्यूटन sir. 2 न्यूटन ही रहेगा, लेकिन क्योंकि अब M3 ने भी आके कुछ इस पर फोर्स लगाना शुरू कर दिया, लेट 1 न्यूटन, तो सीधी सी बात है M1 पर अब रिजल्टेंट फोर्स 2 न्यूटन और 1 न्यूटन का रिजल्टेंट होगा, हाँ या ना? Yes, sir. तो लिख लीजिए भाई, ऐसे लिख लें, मैं बोलता हूं force between 2 masses is independent of the presence of any other mass. कह सकते हैं नहीं? Force between 2 masses is independent of the presence of any other mass. ये बात क्लियर हो गई या नहीं? Yes, sir. कोई प्रॉब्लम? No, sir. अब कुछ और समझते हैं। सर ये दोबारा से बताना, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। देखो इधर सुनो, प्रकृति इसका मतलब ये हुआ, जैसे मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूं। मान लीजिए आपके फादर हर रोज आपको 10 रुपया देते, ठीक Yes, है, sir. और किसी दिन आपके मदर ने भी आपको जो 5 रुपए दिए, तो आपके मदर ने जो आपको रुपए दिए उससे आपके फादर जो हर रोज 10 रुपए देते थे वो थोड़ी चेंज हो गए। वो हर रोज 10 रुपए देते थे, वो आज भी दिए, यस और नो? Yes, sir. लेकिन आपके पास जब जिस दिन आपके मदर ने भी आपको रुपए दिए उस दिन आपके पास टोटल रुपए चेंज हुए। तो वही Yes. यह कहा जा रहा है कि किसी तीसरे मास के होने ना होने से किन्हीं 2 मासेस के बीच लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तीसरा मास है तब भी उनके बीच में जो फोर्स लग रहा था वही लगेगा, और अगर तीसरा मास नहीं भी है तब भी उन 2 मासेस के बीच जो पहले से लग रहा था फोर्स वही लगे। बात समझ में आ गई? लेकिन उस पर्टिकुलर मास पर लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स चेंज हो जाएगा। जैसे कि अभी मैंने आपको समझाया, अगर आपके मदर और फादर दोनों ने आपको रुपए दिए तो आप पर टोटल रुपया चेंज हो जाएगा। बात समझ में आ गई या नहीं? Yes, sir. Clear. अब ध्यान दीजिए भाई, वास्तव में
जैसे कि आप जानते हैं फोर्स का काम होता है, फोर्स जो कर सकता है वो ये किसी भी बॉडी को मोशन प्रोवाइड करा सकता है, किसी बॉडी को टर्न करा सकता है, मतलब उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकता है। लेकिन प्रैक्टिकली जब हम देखेंगे तो ये अभी आपने देखा कि F इजिकल टू था G(m1m2) अपॉन R स्क्वायर, मीन्स G की वैल्यू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, तो वो बहुत छोटा वैल्यू। हम ऐसा क्यों समझा रहे हैं? जैसे मान लीजिए अगर हम ये कहें, एक एग्जाम्पल ले लें, ये एक मास रखा है मान लो 45 kg का, और ये एक दूसरा मास रखा है मान लीजिए भाई ये 50 kg का, 1 मीटर की डिस्टेंस पर है, तो इनके बीच में फोर्स क्या लगेगा? G m1 m2 अपॉन R स्क्वायर से देखेंगे 6.67 10 टू द पावर -11 45 50 अपॉन 1 स्क्वायर। कैलकुलेट करके बताओ कितना आएगा, सॉल्व करके बताइए कितना आएगा भाई। बताएं जल्दी। 1500 into 10 to power -11। दोबारा बोलो, दोबारा बोलो। 1500 बस, आगे कुछ नहीं है। into into 10 10 की -11 बोलिए आगे। -11। इन तीनों का मल्टीप्लाई करके 1500 आ रहा है। यस सर। सर 15007.5 आ रहा है। पता नहीं, 10 व्यक्ति 10 आंसर हमारे, तो ये क्या बोले? आकर दोबारा बोलना। सर 15007.5 आ रहा है। 1500 7.5 15007.5 ये। यस सर। ऐसा ही कह रहा है आकाश। तो इसे यहाँ ले जाओगे पॉइंट को, तो कितना आ जाएगा? 1.5 इंटू 10 टू द पावर 4, इधर कम हो गया तो इधर बढ़ जाएगा 7 न्यूटन। अब ये क्यों समझाया जा रहा है? दो मासेस के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो ये लग रहा है, और इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा नहीं है। आप देख रहे हैं 10 टू द पावर -7 से मल्टीप्लाई हो रहा है। यही कारण है, ये समझाया जा रहा है कि ये इतना छोटा फोर्स है कि अगर एक 45 kg का मास और एक 50 kg का मास 1 मीटर की डिस्टेंस पर रख दिए जाए, तो ऐसा नहीं है कि साहब 45 kg वाला 50 kg वाले को अपनी तरफ खींच लेगा और उसमें मोशन प्रोवाइड करा देगा। नहीं, बहुत छोटा फोर्स है। भाई साहब, सभी के ये बात क्लियर हो गई है नहीं? यस सर। यस सर। क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत कम है, इसीलिए ये उसको खींचने का इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करा पाता।
लेकिन दूसरी तरफ देखो, आप अर्थ को समझिए, ये अर्थ है, और मान लीजिए अर्थ के सेंटर से यहां मान लीजिए 100 किलोमीटर, भाई अर्थ का जो जानते हैं आप रेडियस होता है 6400 किलोमीटर, बोलो। Yes, sir. Yes, और sir. अर्थ की सरफेस से मान लीजिए आपने 600 किलोमीटर पर कोई बॉडी 1 kg का रख दिया, ठीक है। तो ध्यान दीजिए इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, क्योंकि अर्थ का मास उसके सेंटर पर लगता है, सेंटर मान सकते हैं। तो Yes, जब हम फोर्स निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, जी एम कैपिटल एम अपॉन उनके बीच का डिस्टेंस। तो ये 6.67 10 टू द पावर -11 1, और अर्थ का मास होता है 6 × 10 टू द पावर 24 डिवाइडेड बाई 6400 किलोमीटर प्लस ये, तो ये हो जाएगा 700, यानी इतना किलोमीटर का ये। भाई साहब कृपया करके बताने की कोशिश करें कि इसका क्या आएगा। कितना आ रहा है बताइए। सर ये 7000 आएगा ना नीचे? 7000 आएगा, सही है। तो 6.67 × 6 × 1/49, और ये आ जाएगा ये 10, बोलो। यस सर। आंसर भी बता दो कितना आ रहा है। सर 0.8 into 10 8। हाँ भाई, किसी और का कुछ आया? 8.167। अब ये आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि 8 वैल्यू कोई कम नहीं है। यही कारण है कि अर्थ किसी भी बॉडी को कई सौ किलोमीटर ऊपर भी हो तब भी अपनी तरफ खींच ले। इसका मीन्स ये हुआ कि यहां पर अर्थ का मास बहुत ज्यादा है, इस कारण से ये वैल्यू ज्यादा आई। बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। आ गई सर। इसका जो अर्थ का मास है, दैट वैल्यू इज वेरी वेरी ग्रेट, और वही कारण है, इस वजह से जो है ये अर्थ ने उसको अपनी तरफ खींच लिया। ठीक है, जितना फोर्स अर्थ इस 1 kg पर लगा रही है, उतना ही 1 kg का मास भी अर्थ पर लगा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि 1 kg का मास अर्थ को पकड़ के खींच लेगा अपनी तरफ, कि हम नहीं आएंगे तुम ही हमारी तरफ को आ जाओ। समझ गए नहीं? क्यों? क्योंकि Yes, अर्थ sir. का मास बहुत ज्यादा है। ठीक है, इसीलिए अर्थ अपनी जगह पर स्टेशनरी रहती है, और वो इस मास को अपनी तरफ खींच लेती है। लेकिन जो ऊपर वाला केस था अभी जो हमने समझा, वहां पर मासेस बहुत छोटे हैं, इनका कोई इफेक्ट नहीं, फोर्स बहुत कम लग रहा है एक दूसरे को। यही कारण है कि वो जैसे थे, जहां रखे थे वहीं रखे हैं।
मीन्स अर्थ ने इस 1 kg के मास को मोशन में ला दिया, बिकॉज दोनों के बीच में बहुत अधिक फोर्स लग रहा था। लेकिन कोई भी छोटा मोटा मास एक दूसरे के लिए मोशन में नहीं ला पाते, रीजन उनके बीच लगने वाला फोर्स बहुत छोटा। बातें क्लियर हो गई भाई साहब या नहीं? यस सर। यस सर। लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए कहीं पर ये कहा जा रहा है, जैसे ये 2 मासेस है ये, और कहीं न्यूमेरिकल हमसे ये कह रहा है कि द मासेस आर रिलीज्ड। इसका मतलब ये समझेंगे कि ये M1 M2 की वैल्यू इतनी ज्यादा है कि वो एक दूसरे को खींच पा रहे हैं। आप समझे या नहीं? रिलीज्ड वर्ड ये इंडिकेट कर रहा है कि जब हम उनको छोड़ देंगे तो वो एक दूसरे की तरफ चलने लगेंगे, यानी यहां पर फोर्स इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा है। ये बात याद रख पाए तो ठीक है, नहीं रख पाए तो भाई साहब कृपया करके लिख लो। When it is written that masses are released, then it means forces between the two masses is too strong that the masses are coming towards each other due to their mutual gravitational force। लिख लीजिए भाई साहब। जैसे कि पहले भी बताया गया है, बहुत सी बातें होती हैं जो हमें पता होना चाहिए कि इसका मतलब यही है नहीं? यस सर। लिख लिए? नहीं सर। हाँ तो लिखो। ऐसे ही वर्ड यूज किया जाएगा जैसे हमने अभी यूज किया है। लिख लिया सर। चलिए देखें भाई, अब हमसे इन्होंने ये कहा कि मासेस आर रिलीज्ड, masses are released। तो हमसे ये कह रहे हैं फाइंड इनिशियल एक्सीलरेशन, और इनके बीच का डिस्टेंस है d, इनिशियल। फाइंड इनिशियल acceleration of two masses। G by D square। पता नहीं वृंदा। M1 का एक्सेलरेशन निकालो और M2 का एक्सेलरेशन निकालो, और जैसे वर्ड यूज किया गया इनिशियल, मतलब ये हुआ भाई इनिशियल, जिस मोमेंट पर उनको रिलीज किया गया उस समय उनका एक्सेलरेशन क्या हो? सर G by R square। ये आंसर बिल्कुल गलत। आर तो पहले हमने बोला ही नहीं, कहीं नहीं दिया यार। सर G by D square। तब भी गलत है। थोड़ा बहुत दिमाग लगा लिया करो भाई, ऐसे कैसे काम करोगे? सर M1 के लिए बताना है। हमने क्या लिखा है, क्वेश्चन को पढ़ो।
कुछ लिखा है नीचे? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है जो लगाएंगे आप? F is equal to ma. F by m is equal to a. मतलब लगाओ, यही लगाओ। G m1 m2 by m1 plus m2 d square. हाँ, करते रहो, ठीक है। कभी कभी तो जो है आंसर आ ही जाएगा, कभी कभार आ ही नहीं जाता। देखिए, जिस मोमेंट पर इनको रिलीज किया गया दोनों मासेस को, उस मोमेंट पर इनके बीच का डिस्टेंस था d, वर्ड यूज किया गया इनिशियल। तो क्या दोनों के बीच लगने वाला फोर्स, चाहे हम उसे F से दिखाएं या F1 F2 से दिखाएं, होगा तो बराबर ही, ऊपर से ही Yes. समझाते आ रहे हैं। बोलो। Yes, sir. ये मतलब यही फोर्स M1 M2 पर लगाएगा और यही फोर्स M2 M1 पर लगाएगा। तो अब हम अगर M1 का एक्सेलरेशन देखें तो हमारे हिसाब से तो ये आना चाहिए, और अगर M2 का एक्सेलरेशन देखें तो हमारे हिसाब से ये आना चाहिए। बोलो। यस सर। F ये लगाओ तो A1 क्या आ जाएगा, M1 से M1 कैंसिल हो जाएगा, G M2 अपॉन D स्क्वायर, और A2 क्या आ जाएगा, G M1 अपॉन D स्क्वायर। दोनों का एक्सेलरेशन अलग आएगा, वो अलग बात है कि दोनों पर लगने वाले फोर्स इक्वल, और दोनों के एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी अलग अलग होगी। M1 क्योंकि राइट की तरफ जा रहा है M2 की तरफ, और M2 M1 की तरफ, यानी M1 का एक्सेलरेशन होगा इधर की तरफ और M2 का होगा इधर की तरफ। बोले। भाई साहब, ये बात समझ में आ भी गई है नहीं? आ गई Yes. सर। अब ध्यान दीजिए, अब आपसे यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या ये एक्सेलरेशन टाइम के साथ कांस्टेंट होगा या वेरीज करेगा? Vary. सर वेरी करेगा। क्यों? Sir, force. सर उनके बीच का डिस्टेंस कम होएगा ना फिर। Yes, because distance between these two masses will continuously decrease, यानी फोर्स इंक्रीज करेगा, तो फोर्स इंक्रीज करेगा तो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन भी इंक्रीज करेगा, मतलब वेरिएबल एक्सेलरेशन है ये। इसीलिए वर्ड यूज किया गया था इनिशियल एक्सेलरेशन। समझ गए नहीं? यस सर। यानी ये इंस्टेंटेनियस है, किसी और पॉइंट किसी और टाइम पर निकलवाएगा तो वो हमें बताएगा कि भाई उनके बीच का डिस्टेंस कितना। बातें समझ में आ गई? यस सर। चलिए, अब इनके बीच का जो डिस्टेंस, जैसे अब आप बताएं कि भाई डिक्रीज कर रहा है तो एक्सेलरेशन इंक्रीज करेगा। अब मान लीजिए हमसे ये पूछा जा रहा है, मान के चल कि भाई किसी पर्टिकुलर टाइम पर वेलोसिटी क्या हो, M1 की या M2 की, किसी की भी पूछे तो सवाल ये आता है कि किसी पर्टिकुलर टाइम पर M1 या M2 की वेलोसिटी क्या होगी, और ये एक्सेलरेशन आपके सामने है जो भी है, तो क्या करेंगे, इनकी वेलोसिटी निकाल लें। दोनों मान लो रेस्ट से चलना शुरू करते हैं,
भाई रेस्ट से ही चलेंगे, रिलीज किया गया है तो ऑब्वियसली। तो हम t1 टाइम बाद यानी किसी टाइम बाद m1 और m2 की वेलोसिटी निकाल सकते हैं। कोई आपको रास्ता लग रहा है? यस सर। बताइए। वो थर्ड इक्वेशन से। थर्ड इक्वेशन जरा बताएंगे क्या है? v square is equal to u square plus 2as। वेरी गुड। हाँ आकाश बोलो। सर फर्स्ट इक्वेशन भी तो लग सकती है। हाँ वृंदा ये तो कह रहा है फर्स्ट इक्वेशन लगेगी। सर फिर ना सर- टाइम नहीं पता ना। नहीं हमने तो टाइम बोला था वैसे। सर हमने ये आपने कहा था t टाइम बाद। सर आपने वेलोसिटी बोली थी। हैं? हाँ भाई हमने टाइम बोला था। अरे कोई तो बोलो, हमने ये कहा था t टाइम बाद या किसी टाइम बाद? सर आप हाँ बोलो प्रकृति। यस सर। प्राकृति कुछ तुम बोल रहे थे, कौन बोल रहा था? हम ये जानना सर चाह आपने रहे हैं। वो टाइम सुनाई नहीं है प्रकृति। सर आपने बोला एक पर्टिकुलर टाइम पे बतानी है तो फर्स्ट इक्वेशन लग सकती है। तो जब हमने ये कहा एक पर्टिकुलर टाइम पर बतानी है तो इसका मतलब यही तो हुआ कि टाइम दिया गया है। यस सर। चलिए खैर डिस्कशन ये नहीं है कि टाइम दिया गया था या नहीं दिया गया था। डिस्कशन ये है कि क्या हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं या नहीं। जैसे किसी ने कहा कि पहली इक्वेशन लगाओ, किसी ने कहा तीसरी इक्वेशन लगाओ। तो अभी अभी आप लोग ये बताओ कि अब इस बात पर पूछा जा रहा है कि क्या हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना जस्टिफाइड है? नो सर। नो सर। बड़ी देर में पता चली आकाश। ऐसे ही एग्जाम में करके आना और फिर जो है देखना कि आंसर क्या है, हैं? क्यों नहीं लगा सकते? सर ए वेरिएबल नहीं है। क्या चीज? सर एक्सेलरेशन वेरिएबल है इसका। हाँ क्योंकि एक्सेलरेशन वेरिएबल है और इक्वेशन ऑफ मोशन हम तभी लगा सकते हैं जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट। बात समझ में आ गई या नहीं है? ठीक है। यस सर। Yes, sir. एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट, दैट्स व्हाई हम इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई नहीं कर सकते। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता, जो कि है नहीं, तो अब बात ये आती है कि जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है यानी वेरिएबल है तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगा नहीं सकते। तो फिर क्या करें? हाँ आकाश फिर क्या कर सकते हैं? कोई और रास्ता है किसी टाइम पर वेलोसिटी निकालने का? अरे कुछ तो बोलो। हाँ आकाश आवाज आ रही है? यस सर। बताइए Yes, क्या sir. करें, कैसे समस्या से निजात पाएं? अरे भाई पढ़ना बंद कर दिया क्या? क्यों? सर कौन सी समस्या है? अभी तुमको समस्या ही नहीं पता? यही कि वेलोसिटी कैसे निकालें? सर इंटीग्रेशन करके। यस इन्होंने सही कहा है। तो सीधी सी बात है, जब एक्सेलरेशन वेरिएबल है तो हम इंटीग्रेट ही करते हैं। एक रास्ता और है,
पहले तो आप ये लिख लें नीचे, ये इसलिए बोला जा रहा है, लिखे नीचे। मतलब ऐसा अगर कहीं न्यूमेरिकल आता है, वेलोसिटी पूछी जाए, तो हम कैसे न्यूमेरिकल को सॉल्व करें, वो कंक्लूजन लिख लें। सबसे पहले तो लिखो इसी के नीचे, वी वांट टू फाइंड आउट वेलोसिटी, मतलब हम करना चाहते हैं वेलोसिटी फाइंड आउट। वी वांट टू फाइंड आउट वेलोसिटी। लिखिए सभी, वी वांट टू फाइंड आउट वेलोसिटी। What we cannot use equation of motion because acceleration is variable. ठीक है भाई, भाई साहब लिख लिए सभी या नहीं? यस सर। तो पहला तो रास्ता यही है कि भाई हम उसको इंटीग्रेट कर दें, क्योंकि हम जानते हैं ए क्या होता है, डीवी अपॉन डी। डिपेंड करेगा हम डीवी अपॉन डी लिखें या वी डीवी अपॉन डीएक्स लिखेंगे, हम क्या दिया गया है। कुल मिला के करना इंटीग्रेशन ही होगा, चाहे वो डिस्टेंस दी हो यानी डिस्प्लेसमेंट, या फिर टाइम दिया हो। सबसे पहले लिखें, we can find out velocity by integration, by integrating। ठीक है, लिख लिए? अरे लिख लिए या नहीं? यस सर। यस सर। दूसरा एक रास्ता और है, वो है एनर्जी कंजर्वेशन का, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। लिखें आगे, we can find velocity by applying mechanical energy conservation and momentum conservation। अब ये मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन और मोमेंटम कंजर्वेशन क्या होता है वो आप जानते हैं। अब मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। वर्क एनर्जी एंड पावर वाले चैप्टर में हम पढ़े थे। अब इस प्रॉब्लम को हम यहीं छोड़ते हैं, क्योंकि अभी हम इसकी पोटेंशियल एनर्जी आप नहीं जानते। यहां पर पोटेंशियल एनर्जी का मतलब दो मासेस के बीच में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है वो आगे पढ़ेंगे, लेकिन हमने इसका यहाँ हिंट दे दिया है कि आगे ऐसे न्यूमेरिकल्स बहुत आते हैं, पूछे जाते हैं, करेंगे कैसे वो समझा दिया। आप जब पोटेंशियल एनर्जी पढ़ लेंगे तो फिर इसको दोबारा से उठाएंगे। बात समझ गए या नहीं? यस सर। एक और केस समझ फिगर बनाइए भाई साहब। ये हमारे पास दो मासेस हैं, इक्वल बोल दिए जा रहे हैं। अब याद कीजिए, अब तक के डिस्कशन से हम जानते हैं कि कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर पाथ में मोशन करती है तो उसे कहीं ना कहीं से सेंट्रीपिटल फोर्स मिलना चाहिए, अदरवाइज वो मोशन नहीं कर पाएगी। ग्रेविटेशनल फोर्स का बहुत बड़ा रोल होता है सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कराने में। जैसे मून अर्थ के चारों ओर घूमता है, अर्थ सन के चारों ओर, तो जैसे मून अर्थ के चारों ओर घूमता है तो भाई अर्थ और मून के बीच लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कराता। वैसे ही जब अर्थ सन के चारों ओर
तो अर्थ और सन के बीच लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स रिक्वायर्ड सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड कराता है। अब आप कहेंगे कि भाई कोई एक मास रखा है, वो दूसरे मास के अबाउट क्यों नहीं घूम पा रहा? तो उसका कारण हमने अभी ऊपर समझाया था कि दो साधारण से मासेस के बीच लगने वाला फोर्स बहुत ना के बराबर होता है। अभी एक सबसे पहले एग्जाम्पल लिया, लेकिन अर्थ और मून के बीच या अर्थ और सन के बीच तो बहुत बड़ा ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। यही कारण है कि अर्थ और सन इतनी दूर हैं, फिर भी अर्थ सन के चारों ओर रिवॉल्व कर पाती। तो भाई ये सामने वाले दो फिगर बना लीजिए, मतलब ये सामने फिगर दिख रही है, ये दो मासेस दिए हैं और इन मासेस की वैल्यू काफी ज्यादा है, दे आर हैवी मासेस, ऐसा बोला गया है। और इनके बीच का डिस्टेंस है भाई d। और बेसिकली ये सेंटर ऑफ मास होगा इनका, क्योंकि दोनों मास इक्वल है तो मिड पॉइंट से ही जाएगा सेंटर ऑफ मास। लिखें आगे, these two masses starts rotate about their center of mass। about their center of mass का मतलब वही है, वो मास जो सेंटर, वो एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास से पास। पूछ रहे हैं भाई फाइंड एंगुलर स्पीड, और ब्रैकेट में स्पीड भी लिखोगे, मतलब टेंजेंशियल स्पीड ऑफ ईच मास। These two masses start to rotate about their center of mass। एक मिनट जरा, एक लाइन मिस हो गई है, वो वाले about their center of mass due to their gravitational force। मतलब वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो है एक दूसरे के अबाउट घूम रहे हैं। बात समझ में आ गई सभी के? यस और नो? यस सर। तो बताइए भाई, दोनों मासेस जब घूमेंगे तो घूमने की जो रेडियस होगी वो क्या होगी? सर d/2। वेरी गुड, क्योंकि वो मिड से जा रहा है। और दोनों के बीच लगने वाला फोर्स जो निकलेगा वो तो डी से ही निकलेगा ना। यस सर। तो आप जानते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, तो बहुत क्लियर हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। तो पहले तो हम ये दोनों के बीच लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल लें, हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. अब सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा? mv² अपॉन r, r का वैल्यू d/2 बोलो। तो 2mv² अपॉन d, यस और नो? Yes, sir. दोनों को इक्वल कर देंगे आप लोग, और इक्वल करके भाई बताओ v क्या आ रहा है? बताइए v क्या आ रहा है?
बोले सर GM by 2D का स्क्वायर होल स्क्वायर Yes, sir. रूट सर √GM/2D 2mb² और gm²/d²। तो v² आया gm/2d। gm/2d का स्क्वायर। आपसे पूछा गया है एक बात और, ये लगाइए भाई, ये आप जानते ही। बोलो और कितना है, बोले और तो बताइए आप, बताइए भाई ओमेगा कितना आ रहा है। हो गया। Yes. रूट GM by 2D स्क्वायर आर की जगह क्या लगाए हो? D/2 यस, तो ये आ जाएगा 2/d और gm/2d। तो ये आ जाएगा 2gm। इस d को अंदर ले जाओगे तो स्क्वायर हो जाएगा, और ये फिर ये ऐसे भी लिख सकते। और दोनों मासेस का वेलोसिटी यही होगा। बताइए भाई, बातें क्लियर हुई या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. कोई प्रॉब्लम? No, sir. चलिए बनाए भाई साहब। ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। सभी वर्टिसेस पर इक्वल मास m और m रख दिया है। A पॉइंट मान लो इसे, B मान लो इसे, C मान लो। तो बताइए, अगर हम B पॉइंट पर जो मास रखा है m, इस पर रिजल्टेंट फोर्स निकालना चाहें तो ध्यान से बताएं। फोर्स की डायरेक्शन बताया गया था, ये वाला मास इस पर लगाएगा इधर की तरफ, क्योंकि अट्रैक्टिव है। बोलो Yes, sir. और ये इधर की तरफ, हाँ या ना? Yes, sir. इसको अगर आप F1 मान लो, इसको F2 मान लो, तो F1 क्या आएगा? G m/l² यानी d²। तो gm²/l²। ये भी यही आ जाएगा, और दोनों के बीच का एंगल 60 और इक्वल है। तो हमने बताया था 2f1 cos θ/2। कुछ याद आ रहा है? आज ही बताए थे सबसे Yes, पहले sir. शुरुआत करते समय ही। Yes, sir. बताएं फिर रिजल्टिंग फोर्स कितना आएगा? Sir, रूट √3gm²/l². यस, 2f1 की जगह वही है आपके पास, cos θ 60 30 हो जाएगा। cos 30 की वैल्यू
√3/2। 2 से 2 कट गए तो f आ गया √3 gm स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर। बाय दी वे अगर हम B पर जो मास रखा है उस पर निकालें, मतलब A पर रखा है उस पर निकालें या C पर रखा है उस पर निकालें, बराबर ही आएगा क्योंकि सारा केस तो एक ही है। यस सर। अब समझिए क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जो है फाइंड, मतलब क्वेश्चन ये बोला जा रहा है दीज 3 masses, लिख लें भाई। Starts to rotate about their center of mass due to their mutual gravitational force. Find angular speed, यानी जो ऊपर किए थे वही है ये, angular speed of each mass। तो पहले वही निकालोगे, स्पीड निकालोगे, उसके बाद एंगुलर स्पीड निकालोगे। कैसे करेंगे बताइए? सर जो आया है उसे mv² के बराबर रखिए। हाँ तो आर क्या लगाओगे पहले वो भी निकालो ना। इसका सेंटर ऑफ मास होता है ये, बताया गया है पहले ही। सर L/√3 लेंगे। L/√2। कभी हमने बताया है ये पहले, ये बताओ बताया है सर, कब? इक्विलेटरल ट्रायंगल वाला आपने पहले बताया था। 2/3 होता। हाँ सर, आप क्या बोल रहे थे? आप क्या लेंगे? ये है रेडियस, देखो तो ये क्या ली जाएगी बोलो? सर R/√3। आर नहीं है, एल है यहाँ साइड। वृंदा क्या लेंगे? 2L/3। आर लेंगे एल अपॉन √3, मैंने निकलवाया था उस समय, पुरानी क्लास में देखना है। अब निकालो, मतलब अपने आप कर लोगे, कोई बहुत बड़ी बात है, कर लेंगे ना सभी आप? यस सर। ये जैसे आर इजिकल टू एल अपॉन √3 लेंगे, ये तुम्हारे समझ में आ गई? कुछ तुम्हारे यहाँ क्लास में तो कुछ दिनों पहले भी बताया गया है। यस सर, आ गया। हो गया क्लास का टाइम? यस सर। यस सर। ठीक है, फिर लीव कर दो, इसे पूरा कर Thank you, लेना sir. घर बैठ। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग।